नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त की बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से बात। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की। आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या है ग्लोबल साउथ का भारतीय एजेंडा और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। साथ ही साथ बात होगी कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव पर बीजेपी के सवाल। क्या है बीजेपी के सवाल? बीजेपी का बड़ा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट के लिए जमाते इस्लामी से किया है समझौता। बात केरल की हो रही है। याद रहे कि केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने भी चुनाव में जमात और पीएफआई के जो कांग्रेस समझौता था उस पर सवाल उठाया था। तो न सिर्फ विजयन बल्कि बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है। क्या इस गठबंधन के पीछे का एजेंडा है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अहम यात्रा पर रवाना। पहले चरण में घाना पहुंचने के लिए भारतीय समुदाय में खासा उत्साह। प्रस्थान से पहले वक्तव्य में पीएम ने घाना को बताया ग्लोबल साउथ का मूल्यवान साझेदार। रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। पूछे सवाल, कांग्रेस पर हाथ में संविधान, मुंह में सेक्युलरिज्म और जमाते इस्लामी की राजनीति करने का लगाया आरोप। कर्नाटक के बहुचर्चित वाल्मीकि सोसाइटी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सूबे में तेज हुई सियासत। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लगा एक और बड़ा झटका। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी। बिहार चुनाव पर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर मंथन। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा। और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पहलगाम हमले की एक सुर से की गई निंदा। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ क्वाड देशों ने भारत के साथ जताई एकजुटता। आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान। और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल साउथ के एजेंडे की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 देशों की यात्रा महत्वपूर्ण है और क्या है इसके मायने। पीएम मोदी का ग्लोबल साउथ का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 5 बजे रवाना हो चुके हैं और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी के इस दौरे से कई द्विपक्षीय समझौते होने, व्यापार और निवेश बढ़ने और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज और अधिक बुलंद होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में स्वदेश वापसी के समय वे नामीबिया जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वे सारे देश अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी हैं। पीएम मोदी की 8 दिनों की इस लंबी विदेश यात्रा को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें ग्लोबल साउथ के भारतीय एजेंडे को नई धार मिल सके। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को लेकर वैश्विक आशंकाएं बढ़ गई हैं, बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। इस वजह से भी प्रधानमंत्री मोदी की ये विदेश यात्रा बहुत अहम और बेहद खास मानी जा रही है। वहीं भारत के अपने हित के लिए भी इन सभी देशों के साथ बेहतर रिश्तों को आगे चलकर बड़ा रोल रहने वाला है। सबसे पहले पीएम मोदी घाना के लिए रवाना हुए हैं और कुछ ही समय में वो घाना पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 वर्षों में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा की संभावना है। इस बीच
क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो उस अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। भारत उस अधिकार का प्रयोग करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के जो उनका विदेश दौरा है उसको लेकर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगले कुछ दिनों में मैं घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के में विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य कार्यक्रमों में भाग लूंगा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और विश्व को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। और क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। और अपने साझा बयान में विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड के सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। क्वाड के साझा बयान में कहा गया कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में भी यह जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा भी की गई है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो ये क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, सम्मेलन में उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि भारत के पास आतंक से आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। About terrorism in the light of our recent experience, the world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. तो पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए जो डॉक्टर एस जयशंकर का बयान है उसको भी समझने की जरूरत है। ये भी समझने की जरूरत है कि भारत किस तरह से इस बात का ऐलानिया कर चुका है, कि घोषणा कर चुका है, ऐलान कर चुका है कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसके लिए तत्पर है। और बात साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 देशों की यात्रा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले चरण में वो घाना पहुंचने वाले हैं और घाना में मौजूद है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य, जिनसे सीधे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के विषय में ज्यादा बातचीत करेंगे। तापस, सबसे पहले घाना पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। एक तो घाना में जो भारतीय समुदाय है उनका उत्साह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विश्लेषण कैसे करेंगे आप? मैं चाहूँगा कि पूरे जितने भी घाना के लोग हैं और उनके खुद के प्रेसिडेंट जो है ये बहुत एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को लेके। एक दिक्कत जो मुझे अभी इस वक्त आ रही है, एको आ रहा है, मैं प्लीज़ अपने इंजीनियर को कहूँ कि प्लीज़ ये एको कम करवाइए, ये प्लीज़ एको आ रहा है। जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली गाइड यहाँ पे है, ये इनका ग्राफिक, ये न्यूज़पेपर है घाना का। इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर देखिए पूरा एक पेज दिया है, देख सकते हैं, ये दिया है फोर्टिफाइंग गोल्डन अलायंस।
जी हाँ, ये दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी विजन टू खाना, एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल है यहाँ पे इस जगह पे, और ये बता रहा है कि किस तरीके से ये जो दोनों देश है ये किस तरीके से ये गोल्डन अलायंस बना सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने सहयोगियों से दूसरा पूछता हूँ, एक और पेपर है डेली गाइड करके, ये खाना का पेपर है। यहाँ पे वन अर्थ वन फैमिली, ये देखिए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये दिया जा रहा है। ये हेडलाइन है घाना में। ये घाना के जो लोग हैं, घाना के जो खुद के प्रेसिडेंट हैं महामा, वो खुद प्रधानमंत्री को लेने आ रहे हैं, और इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन जो है, और ये बहुत अहम है इस दौरे पे। मैं दो चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज है कि जो घाना है वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच। तापस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार देखिए कि कहीं कोई आपके माइक का कनेक्शन कोई लूज हो या कोई स्थिति। तापस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। देखिए, मेरे यहाँ पे माइक कनेक्शन जी, आपकी आवाज आने लग गई है। जी जी जी, बोलिए। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दोनों देशों के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। घाना जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। इकोनॉमी जो है उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल, जो रेयर अर्थ मटेरियल सेमीकंडक्टर से लेके हाईटेक वेपनरी से लेके हाईटेक कंप्यूटेशन जो मशीन बनती है उसमें यूज होता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, ये जो होता है, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक और चीज है ऑयल, यानी कि तेल जो है घाना में पाया गया है। और घाना जो है, अगर हम वेस्ट अफ्रीका सब सहारा रीजन की बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण देश हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर मैं बात करूं उसको, तो भारत को घाना से बहुत फायदा मिल सकता है। एक और अहम चीज जो है कि घाना को भारत से अहम चीज क्या फायदा मिल सकता है कि भारत के पास डिजिटल पावर है, भारत के पास जो स्किल सेट्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, ये बहुत उच्च तकनीक पे है। तो ये जब चीजें हैं, ये घाना को भारत से मदद मिल सकती है। इनफैक्ट अगर जो जुबली हॉल है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे प्रेसिडेंट महामा से मिलने, घाना प्रेसिडेंट जो है, और वहां पे ये जो MOUs है वो साइन किया जाएगा, वो जो है वो भारत ने उसके लिए पैसे दिया था, उसको डिजाइनिंग में, उसके बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा योगदान है घाना में। एक और चीज है कि करीब करीब 800 जो कंपनीज है, प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं घाना में, जो घाना के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत का रूपरेखा जो है वो चेंज हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में, उनके नेतृत्व में, वैसा ही कुछ भारत से उनको फायदा मिले। और घाना जो 1990 के बाद एक तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनके वहां पे भी आ चुकी है। तो वो चाहेंगे कि इस तरीके से उनको भी फायदा मिले, जो भारत ने पिछले एक दशक में प्रगति की है उसका फायदा, उसका एक्सपीरियंस घाना को भी यहाँ पे मिले। हमने बात की कुछ लोगों से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने बात की जिन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे घाना को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है भारत से। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग भारत की जो है घाना को बहुत जरूरत है। तो ये सब चीजें वो घाना चाहता है कि भारत उनकी मदद करे, एक विकसित देश बनने में अग्रसर हो। दूसरी चीज जो अहम है कि टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन जो है, ये ऑलरेडी भारत का यहाँ पे चल रहा है। भारत के लोग, भारत की गवर्नमेंट इनको यहाँ पे स्कॉलरशिप देती है, जो यहाँ के घाना के लोग हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है, और वो आते हैं और वहाँ पे वो कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं, और उनको फायदा भी मिल रहा है भारत से। तो ये जो दोस्ती है, ये इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, और कहा जा रहा है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा इन दोनों देशों के बीच। जी 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 जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर घाना एक लोकतांत्रिक देश है। अफ्रीकी, अगर नॉर्थ अफ्रीकी देशों में कहा जाए तो एक लोकतांत्रिक देशों के तौर पर चमकता हुआ सितारे के तौर पर देखा जा सकता है। सोने का आयात बहुतायत किया जाता है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था कभी ये देश, और अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर रिश्तों की एक नई इमारत, एक नई सुबह जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत की जा सकेगी। आपसे हम और अपडेट और डिटेल्स आने वाले समय में, आने वाले बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। तापस, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे सियासत में तुष्टीकरण और केरल की सियासत में तुष्टीकरण, किस तरह से बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे केरल की सियासत की। केरल में कांग्रेस पार्टी के नैरेटिव पर बीजेपी ने सवाल उठाया। क्या है उनका नैरेटिव? केरल बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी पर देश के सेक्युलरिज्म के साथ खिलवाड़ करने का बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वोट के लिए कांग्रेस केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में जमाते इस्लामी से समझौता करती है, बिहार में इमारते शरिया से समझौता करती है, एसडीपीआई और पीएफआई से इनका साथ जो है वो जग जाहिर है। तो आखिर कांग्रेस पार्टी करना क्या चाहती है? जग जाहिर है इससे भी। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि एक और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, संविधान दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, वहीं दूसरी ओर शरिया को मानने वाले लोग आतंक का समर्थन करने वाले संगठन से वोट के लिए गठजोड़ करते हैं। यही लोग बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी बताते हैं और खुद तुष्टीकरण के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2019 का लोकसभा चुनाव केरल के वायनाड से लड़ा था। उस समय वायनाड में उनके रोड शो में कांग्रेस के झंडे के अलावा एक और झंडा लहराया गया था। आपको याद होगा वो कौन सा झंडा था? तब भी लोगों ने कांग्रेस के इस नए गठबंधन पर सवाल उठाया था। केरल के हालिया उपचुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल में जमाते इस्लामी के धड़े वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठजोड़ किया था। अब केरल में तब भी इसका पुरजोर विरोध हुआ था, आज भी विरोध हो रहा है। बीजेपी ने जो विपक्षी पार्टी है और जो विजयन है वो भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी ने फिलहाल सवाल पूछा है कि क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड नए रेडिकल अलायंस के बारे में बात करेंगे या इस पर चुप्पी साधे रहेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी के वायनाड चुनाव में लोगों ने कांग्रेस से ज्यादा जमाते इस्लामी का झंडा देखा था। नीलांबर उपचुनाव में केरल की वामपंथी सरकार ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया था कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी को जमाते इस्लामी का समर्थित वेलफेयर पार्टी और विवादास्पद मौलवी अब्दुल नासिर मदानी से गठबंधन करना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री विजयन ने कांग्रेस पर पीएफआई, एसएफआई और जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन का आरोप लगाया था। बड़ा सवाल है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर केरल में भारत माता की तस्वीर सेक्युलरिज्म के दायरे में नहीं है, लेकिन हमास के आतंकी लीडर्स के लिए जमात के जुलूस में शामिल होना सेक्युलरिज्म है। तो यह कैसी दोहरी राजनीति है? इस बीच कुछ ऐसी ही सियासत उत्तर प्रदेश में भी गर्म है, जहां मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर एक महाराज यशवीर नाम के संत हैं और हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को द्वारा होटलों और ढाबों को संचालित करने वालों की जांच करने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन भड़क गए। एसटी हसन ने कहा कि अब माहौल वो पैदा कर दिया गया है कि शायद मुसलमानों से कोई सामान ही नहीं खरीदेगा। ये लोग दो कम्युनिटी के बीच दूरी पैदा कर रहे हैं। लेकिन दो कम्युनिटी के बीच दूरी पैदा कर रहे हैं, इसमें सवाल ये भी उठेगा निश्चित तौर पर कि आखिर कुछ कम्युनिटी के लोग अपनी जाति छुपा करके क्यों जबरदस्ती सामान बेचना चाहते हैं। और जब हम केरल की सियासत की बात करेंगे तो क्या कुछ कहा राजीव चंद्रशेखर ने, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है? इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में, लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने।
तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया है इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। तो करप्शन और अपीजमेंट पर राजीव चंद्रशेखर सिर्फ यहीं तक चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि करप्शन और अपीजमेंट यानी कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ये कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का साथ रहा है और ये नया नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल है अभी और इंडिया अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। और जब ये बीजेपी के लोग, राजीव चंद्रशेखर ने ये कहा कि तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है कांग्रेस का, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और जानबूझकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, आइए आपको सुनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के विशेष कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अंधे हो चुके हो आपको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता सिवा धर्म के नाम पर अपमानित करना या धर्म को डिमीन करना, धर्म को डिमीन करना। आप मतलब भी नहीं जानते मौलाना का क्या होता है, पंडित का क्या होता है, आपको ज्ञानी का मतलब ही नहीं मालूम है। इतने अज्ञानी भाजपा में प्रवक्ता के रूप में नेता और प्रवक्ता हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि राजनीति में, लोकतंत्र में शिष्टाचार भाषा का रखिए। आप नहीं रख रहे हैं तो जनता आप ही पे हंसती। तो बड़ा सवाल है कि जनता जवाब देगी। जनता किसको जवाब दे रही है ये जनता खुद जानती है। बहरहाल क्या कुछ कह रहे हैं एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के नेता। अभी हमने आपको वो रेफरेंस दिया था जो कांवड़ यात्रा पर उनकी बात आई थी कि आखिर जो लोग हैं वो क्यों, जो दुकान लगाई जा रही है उनकी जातियां, उनका धर्म क्यों पूछा जा रहा है। इस पे एसटी हसन भड़के हुए थे। वो क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ये स्टेटमेंट थोड़ा कड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कांवड़ियों के प्रति कह रहे थे कि वो भी आतंकवादी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको शायद जो इस यात्रा को मानने वाले लोग हैं उनको ये उसको बहुत गुड टेस्ट में लेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरे समाचार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शेखर जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। दुष्यंत जी बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये आपने दरअसल 2 जगहों की बात हमने इसमें दिखाई। एक तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर के एसटी हसन का बयान, प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना, और उसके साथ ही साथ केरल में जिस तरह से तुष्टीकरण की जो सियासत है जिसका आरोप बीजेपी ने लगाया है, कैसे आकलन करेंगे इनका? देखिए, राजीव चंद्रशेखर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा इसलिए है कि इस बात को थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि लगातार जो है सीपीएम की जो एलडीएफ सरकार है वो लगातार दूसरी बार बनी थी, ये तीसरी बार। अब कांग्रेस को इस बात के लिए अब इंतजार नहीं है कि इस बार भी विजयन सत्ता में लौटे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट इलाका जो है वो मालाबार का इलाका है। जो आप जानते होंगे केरल का वो मालाबार इलाका है जिसमें 60 से 70 तक की सीटें हैं जी।
और वो 60 से 70 सीटें ही तय करता है कि केरल में सरकार किसकी होगी। जी, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई भी जोर आजमाइश छोड़ा नहीं है। आपने जब दिखाया था अभी अपने विजुअल, आप देखिए कि प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के लगातार उस पर वायनाड से चुनाव जीतने का, वो भी मालाबार का ही वो इलाका आता है। उस इलाके में देखिए कि एक कैसे एक गठबंधन बना है और कैसा एक कॉकटेल राहुल गांधी के चुनाव के 2019 के साथ बना कि जमाते इस्लामी वहाँ का सबसे विवादास्पद संगठन है। उसके बारे में खुद विजयन ने सवाल उठाया था वायनाड इलेक्शन के समय में। सीएम विजयन ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में आप अगर यहाँ आके जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन करते हैं तो फिर आप सेकुलरिज्म की बात करना बेमानी है। ये उनके इंडिया अलायंस के गठबंधन के ये हैं, पार्टी हैं, वो सीपीएम इन पे आरोप लगा रहे थे। तो जो विजयन अभी आज जो राजीव चंद्रशेखर कह रहे थे कि वो बहुत गंभीर बात कह रहे थे, नीलांबुर के इलेक्शन में इन बात को पुख्ता कर दिया था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था पिछले दिनों, एक हफ्ता पहले उसका रिजल्ट आया है। कांग्रेस ने वो सीट जो जीती है वो जमाते इस्लामी के जो वेलफेयर का आपने पार्टी का नाम बताया, वो सबसे जो वहाँ के मौलाना विवादास्पद हैं उनके सहयोग से वो सीट जीतने का आरोप खुद वहां सीपीएम सरकार लगा रही है। और बार बार ये बात कह रही है कि भाई ये इस अलायंस को लेके अगर आप फिर भी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, सेकुलरिज्म की बात करते हो और संविधान की बात करते हो, जो सीधे सीधे इस स्टेट में सरिया लगाना चाहते हैं, जो सीधे सीधे स्टेट में धर्म की राजनीति करते करते एक दूसरे समुदाय को पीछे धकेल रहे हैं, तब आप अगर सेकुलरिज्म की बात करते हो तो शायद देश के लोग इस बात को देखें। यही राजीव चंद्रशेखर ने ये बात दोहराई थी। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो इसमें एक बार बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो पूरी सियासत है इसके क्या मायने हैं। और दुष्यंत नागर, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये बार बार ये कहा जा रहा है और इसके पहले भी केवल इसी राज्य में नहीं, हर जगह तुष्टीकरण की सियासत का एक मुलम्मा जज्बा कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो केरल में भी इसमें क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जहां पर एक और मौका मिले बीजेपी को कहने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की राज्यों में सरकार बनने की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर है, तो वहां दूसरी रीजनल पार्टी को पीछे से सपोर्ट करो। तो केरल में सीपीआईएम की टॉप लीडरशिप, राज्य की बात कर रहा हूं जो स्टेट की है, और भारतीय जनता पार्टी का एक अघोषित गठबंधन है, इसलिए ये मुद्दों को लगातार उठा रहे। देखिए, अभी ताजा बात करें तो 2 चुनाव हुए, वायनाड उपचुनाव हुआ, नीलांबुर उपचुनाव हुआ। नीलांबुर में जो कांग्रेस नीत गठबंधन के प्रत्याशी थे आरेदन शौकत, उनको 77,737 वोट मिले, 11,000 से अधिक वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये स्पष्ट हो गया है कि वहां पर कांग्रेस नीत गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए सबको ये सारी चीजें अब याद आ रही हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, सतीश जी ने तो ये भी कहा, जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, कि 2011 के जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें जिनके लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनसे खुद सीपीआईएम ने सपोर्ट लिया था। तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह स्वयं सत्ता में आने में सक्षम है, सरकार बनाने में पूर्ण। तो सवाल दरअसल यही पूछा जा रहा है कि जब वो स्वयं सत्ता में आने में सक्षम है, तो जमाते इस्लामी जो शरिया लागू करने की बात करते हैं, जिनका इस्लामिक एजेंडा है, जो पाकिस्तान के जिनके कांग्रेस के साथ ही उनके विजय जुलूस में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, उनका साथ लेने की जरूरत क्या है? विजुअल्स चलते हैं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? विजुअल्स चलते हैं, शरिया कानून लागू करने की उन्होंने बात कही है। आप मतलब मूंदहू आंख कतऊ कुछ नहीं, मूंदहू आंख कतऊ कुछ नहीं, आंख बंद कर लेने से ये जो फैक्ट है वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। और मैं आपको ये कह रहा हूं, जमाते इस्लामी का और कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई संबंध नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसी का एक स्वरूप कभी जनसंघ और जनसंघ से पूर्व में हिंदू महासभा हुआ करता। मुस्लिम लीग का उन्होंने जिन्ना जी के साथ में समझौता किया, 2-2 राज्यों में सरकारें बनाई। ये ऐतिहासिक सत्य है, ये तथ्य है। तो इतिहास आप दोहरा रहे हैं, आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि निरंतर प्रगति कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है, नए साथी तलाश रही है, नया युवा उनके साथ जुड़ रहा है, नया वोट बैंक बन रहा है, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, आदिवासी सब लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं।
कांग्रेस अपने दम पे जीतने में और सरकार बनाने में ठीक सक्षम है। है, इस पर और विश्लेषण ले लेते हैं। आप जो कह रहे हैं, दरअसल आप जो कह रहे हैं, ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मुझे लगता है कि इस पर विश्लेषण शेखर अय्यर जी आपको, ठीक है, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक फैक्ट, मैं एक बात अपनी बात पूरी कर लूं। आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आप ओबीसी जोड़ना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम्स को जोड़ने के लिए, तुष्टीकरण के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं, आप मतलब जिसको कहते हैं कि आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लेकिन एक मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। आप ये नागर साहब, आप कई बार अपने इस डिस्कशन में ये बार बार ला चुके हैं कि ये मुस्लिम लीग का समर्थन जो है वो जनसंघ के साथ में था, भला भला चीज। एक मिनट आप सुन तो लीजिए, आपने कह दिया ना, यही मुस्लिम लीग है, जिन्ना की पार्टी, जिन्ना के लोग, सुनिए, वो जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो वो लोग जो मुस्लिम लीग के थे केरल में, तमिलनाडु में, उन सारे इलाकों में, वो सारे जिन्ना के साथ समर्थन देते हुए पाकिस्तान बनने का और भारत का डिवीजन का पूरा समर्थन दिया था। 96% वहाँ वोट हुआ था, लेकिन वो कोई नेता वहाँ गए नहीं, सब इंडिया में ही रह गए थे। और उसके बाद वो मुस्लिम लीग जो बना, और सुनिए, वो पार्टी रही जिसको बाद में इंडियन मुस्लिम लीग कहा गया। जी बिल्कुल। और वो पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का अलायंस है, जिसने भारत को तोड़ा, जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके साथ में कांग्रेस पार्टी का अलायंस है। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? अच्छा, एक बयानबाजी करके, ठीक है, दुष्यंत नागर जी, क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है जो विनोद जी ने कहा? सारे हिस्ट्री को तोड़ दीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूं, मेरा जवाब नहीं ले उसको लेके आप कह दीजिए, हमें समझा दीजिए कि मुस्लिम लीग का जनसंघ के साथ समर्थन था, और मान लें हम क्या, अभी आप जमात इस्लामी की बात कीजिए, मैं आपको देता हूं फैक्ट कि कौन कौन से वहां आतंकी घटनाएं हुई है जिसमें जमात इस्लामी का सपोर्ट रहा है। मैं आपको डेटा दूं? नहीं, आपके पास कुछ होता नहीं है और कुछ लेके आप, चलिए ठीक है, पहले चलिए आप दोनों लोग शांत हो जाइए। आप दुष्यंत नागर जी, आप सुनने वाले नहीं, मैं समझ गया हूँ। सामने लड़ाई लड़ी, दुष्यंत नागर जी सुन लीजिए, ठीक है। शेखर अय्यर साहब, दुष्यंत जी सुन लीजिए, शेखर अय्यर के साथ आइए, दुष्यंत जी शेखर अय्यर को सुन लीजिए। दुष्यंत, अरे सुनिए भाई, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। शेखर अय्यर जी, ये जो पूरी सियासत है वहां पर, आपने अभी दुष्यंत नागर को भी सुना, वो कह रहे हैं कि भाई हमको किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। क्या सचमुच ऐसा है? निखिल जी, हमें एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए, इस चुनाव में क्या हुआ। देखिए, पहले भी इस ऐसे जैसे जमात इस्लामी जैसे संगठन के साथ कांग्रेस का और वामपंथियों का अंडरस्टैंडिंग रहा है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग इतने फॉर्मलाइज नहीं था जिस तरह इस बार निलंबूर बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी और जमात इस्लामी का खुले सपोर्ट था, यानी बड़े फॉर्मल अलायंस था। और उनके जो पार्टी है, देखिए, छत्र छाया में, जमाती इस्लामी छत्र छाया में कई वहां पे पार्टीज काम करते हैं, एक वेलफेयर पार्टी है, एक एसडीपी है। इस बार वेलफेयर पार्टी ने पूरा खुल के समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन लिया। ये फॉर्म, इस पे कोई छुपी बात नहीं है। तो ये पहली बार आप क्या देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ऐसे संगठन के साथ हाथ मिलने के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई हेजिटेशन नहीं है, खुल के ले रहे हैं। इसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर है, जैसे आईयूएमएल, अभी जो विनोद जी बता रहे थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ चल रही है, वो नाराज है। आईयूएमएल कह रहा है कि आप जाके जमात इस्लामी जैसे ग्रुप के साथ ये कर रहे हो तो हमें कमजोर कर रहे हो, क्योंकि हम मॉडरेट है। लेकिन आप एकदम कट्टरपंथी जो पार्टीज है, जो वहां पे आतंकवाद से भी जुड़ने का भी आरोप है उन पर, उनके साथ दे रहे हो। फिलिस्तीन तो ये बात अभी रैलियां निकाली गई। शेखर जी, आपको याद होगा, अभी हमारी बात को दुष्यंत नागर जी झुठला रहे हैं, लेकिन शेखर जी आपको भी याद होगा, बतौर पत्रकार आप भी उसको देखते रहे, कवर करते रहे। फिलिस्तीन के समर्थन में लंबी लंबी रैलियां हुई, आतंकी संगठन लोग, हमास के समर्थन में, माफ कीजिएगा, और जो है बहुत सारे लोग जिनका शेडी बैकग्राउंड था, जिनको कहना चाहिए, वो उसमें शामिल थे। पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। और दुष्यंत जी, आप उसको माने ना माने, लेकिन ये सच है। सर, इन लोगों से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ना था, ना है, ना होगा। ठीक है, मैं फिर शेखर अय्यर जी को ला रहा हूं, आपकी इस बात को शेखर अय्यर जी को लेकर आ रहा हूं। शेखर अय्यर जी, ये बताइए, जब ये नीलांबूर का चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से ओपनली
ये गठबंधन साफ दिखता है। फिर ये कहते हैं कि उन लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं है। क्या इस बात को कोई समझेगा, मानेगा? नहीं दुष्यंत जी, मुझे लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन गैप उनको है, लेकिन जो मैं केरल की जो स्थिति बता रहा हूं जी, इस बार इस निलंबूर चुनाव का हीरो माना जाता है जो नेता विपक्ष है वहां पे, वीटी सतीश है। सतीश का ही ये फॉर्मूला था कि हम जमात इस्लामी के सपोर्ट लेंगे और इस बार चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव बाई इलेक्शन जीतना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि ये वायनाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जिसका रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट संसद है आपके प्रियंका गांधी। देखिए, एक चुनी हुई रणनीति है, ये कोई कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, चुनी हुई रणनीति है जिसको लेकर अब वामपंथी भी कांग्रेस को कह रहा है भाई आपने खुलेआम कर दिया, जो काम पहले वामपंथी भी करते थे। देखिए, आपने हमास की बात की, ये पिछले 2 साल हम वही देख रहे हैं। केरल में वो कांग्रेस तो कभी कभी छुपी रहती थी, लेकिन वामपंथी के संगठनों भी हमास जैसे नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाना जी। लेकिन लगातार वहां पे क्या हो रहा है, वो वामपंथी हो या, क्योंकि वामपंथी भी एक समय में आईयूएमएल को तोड़ के इंडियन नेशनल लीग करके एक ग्रुप को ले लिया था। देखिए, एक वहां पे क्या हो रहा है, मुस्लिम वोट्स को लेकर बहुत बड़ी दौड़ लगी है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, और इस कारण से बिना आगे ना सोच के ना समझ के कि वहां पे क्या परिस्थिति बन रही है, खास करके उत्तर केरल में ये ऐसे संगठन के साथ हाथ मिलाना एक प्रकार से उनकी एक्टिविटीज को आप एनकरेज कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हो सकता है देश के लिए। निखिल जी। जी जी बिल्कुल। एक और विषय है विनोद, मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूं। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं, आ रहे हैं आपके पास। दुष्यंत जी आपके पास आएंगे। एक और विषय है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ, और साथ ही साथ मजहब के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भाई आप अपना नेम प्लेट लगाइए, और अगर जो दुकानें हैं उसमें अपना नाम बताने में या अपना मजहब बताने में मजहब छुपाकर दुकानें क्यों लगाई जाएं, इसको लेकर के सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश की। कैसे इसको देखते हैं क्या? क्योंकि अभी आपने बहुत सारी बाइट्स भी देखी, एसटी हसन के देखी, प्रमोद तिवारी की देखी, और दूसरे नेताओं की भी देखी। विनोद मिश्रा। निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले शेखर जी जो भी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभी अपने पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन आपने देखा होगा तो प्रियंका गांधी को आपने फिलिस्तीन का एक बैग लेते हुए देखा होगा। काफी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे भी, और लोगों ने भी देखा, उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। तो आप ये समझिए कि वायनाड चुनाव को लेके प्रियंका गांधी के कंधे पे फिलिस्तीन का बैग तो आ गया, हाँ। लेकिन क्या प्रियंका गांधी का आपने देखा कभी जो ये जितना वो एक सोशल मीडिया पे फिलिस्तीन को लेके, हमास के आंदोलन को लेके बात कर रही थी, एक बार भी आपने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न, हिंदुओं के महिलाओं के साथ रेप, ऐसी घटनाओं को लेके आपने किसी यहाँ के बुद्धिजीवियों को इस स्तर पे बोलते हुए देखा? तो यही सवाल है, अंक गणित का सवाल है कि अगर इस बांग्लादेश में वहां उत्पीड़न हो रहा है एक खास तौर पे हिंदुओं, और सुनिए एक मिनट मुझे बोल दीजिए, इसके बाद मंच आपका है, और उसके खिलाफ में कोई सेकुलरिज्म का यहाँ नहीं चलता है, कोई आवाज नहीं होती है। परसों भी एक हिंदू लड़की के साथ में वहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने बलात्कार किया है, पूरे देश दुनिया की खबर बनी थी, कहीं से एक ट्वीट नहीं आया था, कहीं से एक उस पर कमेंट नहीं आया था। लेकिन फिलिस्तीन की, वहाँ इजराइल के कोई भी हमास के साथ जो चल रहा है संघर्ष, उसको लेके रोज आपके बयान आते हैं। ये अंक गणित का मामला है। इसी अंक गणित को मैं बताता हूँ कि अगर प्रमोद तिवारी और वहाँ पे ये तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीजेपी को चिरकुट बता रहे हैं, वहाँ उसके प्रवक्ता को बता रहे हैं कि भाई साहब अगर मौलवी इतना विद्वान है तो ये पंडित के नाम पे जो ढाबा लिखा हुआ है, पंडित ढाबा, उसके बदले में नागर साहब वहां किसी अब्दुल ढाबा क्यों नहीं है, किसी मौलवी के नाम पे ढाबा क्यों नहीं है? जबकि वहां जब लोग जो संगठन के लोग जा रहे थे कांवड़ यात्रा में, वो देख रहे थे कि भाई ये मुस्लिम का ढाबा है। ये छुपाने की क्या जरूरत है? आप यूपी सरकार ने बाकायदा एक जियो निकाल के, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि भाई अपना नेम प्लेट, आप अपना पूरा सारा कुछ डिटेल उस पर रखें सामने में, जो लोगों को पता रहे कि ये दुकान किन की है, दुकान की व्यवस्था क्या है। वहां आपको इस सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको अगर लोग कह रहा है कि आप इसमें छुपा क्यों रहे हो, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पहलगाम में आतंकी था, जो नाम पूछ के, धर्म पूछ के मार रहा था, और ये यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक ही है। आप कांवड़ियों को भी आतंकी बता दिए। इसकी निंदा करनी चाहिए आपको। ठीक है, दुष्यंत नागर।
बहुत सारे सवाल हैं, जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल कांवड़ियों के विषय में अगर किसी ने किसी आतंकी से तुलना की है तो गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूं। रही बात दूसरी, जिस प्रकार से आपने पूरा एक झूठी कहानी गढ़ने का प्रयास किया है, देखिए वो बिल्कुल गलत है। आपने जिस प्रकार से कहा कि वहां पे हिंदुओं के नाम से बनाए जा रहे हैं, अरे भाई हिंदू मालिक है, वहां पे कई लोग कार्य करते हैं, लेकिन अगर ये सामान्य प्रशासन का काम है कि सामान्य प्रशासन जाए, उन्हें अगर वहां पे कुछ स्वच्छता का या अन्य कोई शाकाहारी मांसाहारी किसी भी विषय पे बात करनी है तो सामान्य प्रशासन जाए। किसी थर्ड पर्सन की जो गैर सरकारी व्यक्ति है उसका क्या मतलब होता है कि इस तरह की निगरानी करे और जाकर पैंट उतरवा के देखे? ये ठीक नहीं है। हाँ। जिन लोगों पे है उसमें उनके खिलाफ, वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है, तो ये कहना, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं सामान्य प्रशासन ने उस पर, पुलिस ने भी कार्रवाई की है, लेकिन जो मूल प्रश्न वहां पर फिर आता है, और मैं इसमें चाहूंगा कि शेखर अय्यर जी भी अपनी बात रखें, दुष्यंत जी आप भी रखें, और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि साफगोई से रखें कि अगर कोई ये चाहता है कि मैं किस दुकान से क्या खाऊं, ये वो कम से कम उसके लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अगर नेम प्लेट लगाना है तो क्यों नहीं लगाते? डिस्गाइज क्यों करना, क्यों बेवकूफ बनाना, क्यों मूर्ख बनाना? उसके पीछे फिर मंशा पर सवाल उठेंगे। दुष्यंत जी। नहीं, निश्चित रूप से मैं इस बात में, देखिए ये हमारे समाज के एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व, जिसमें श्रद्धालु 200 किलोमीटर पैदल जल लेके आते हैं, तो वो उपवास करते हैं। उपवास के नियम है जिसमें आहार विहार सारी चीजें शामिल हैं। तो स्पष्टता अगर है कहीं पे कि भाई ये वेजिटेरियन ढाबा है या होटल है, ये नॉन वेजिटेरियन है, तो उसमें अगर स्पष्टता लाने की अगर कोई जरूरत है तो उसमें सहयोग करना चाहिए। ठीक है, आपका जवाब आ गया। ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब इस पर सियासत, मैं समझता हूं सियासत की जरूरत नहीं। शेखर अय्यर। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये मामला श्रद्धालु की भाव को लेकर, श्रद्धालु की इसको लेकर है ये मामला। देखिए किसी पर रोक नहीं है कि वहां अपना दुकान लगाने में किसी पर रोक नहीं है, बिल्कुल कोई भी दुकान लगा सकते हैं। इसमें कि किसी ने ना कहा कि भाई केवल हिंदू धर्म के लोग ही वहां पे दुकान लगाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब श्रद्धालु की जो ये अस्मिता की बात है, भावना की बात है, अगर बोर्ड क्लियर लगा दे तो क्या तकलीफ है? जिसको खाना है वो खाएंगे, जिसको नहीं खाना नहीं खाएंगे। लेकिन एक तरफ अगर आप हिंदू नाम डाल के या पंडित नाम डाल के अगर आप जो कांवरियास हैं उनको मिसगाइड कर रहे हैं, वो एक प्रकार से उनकी फेथ पर चोट है, जिसको लेकर आपकी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगी। इसीलिए प्रशासन ने कार्रवाई करने की मजबूर है। तो इसमें देखिए जो पिलग्रिम्स हैं जो जा रहे हैं उनकी फेथ पे ये नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, ये दोनों पक्ष पे होना चाहिए। मैं ये समझता हूं सुनिए दुष्यंत नागर जी आपने बहुत कम से कम साफगोई से बात की। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। अब उसको इधर उधर मिसगाइड ना करें, हम उसको पॉलिटिक्स के चश्मे से अगर ना देखें। दुष्यंत जी सुनिए, अगर पॉलिटिक्स के चश्मे से ना देखें तो कम से कम ये जो लीडर कह रहे हैं ना कि धर्म के आधार पर जी बांट रहे हैं, देखिए ये बांट रहे हैं, अगर वो एक अपील ये भी कर दें कि साहब सब लोग अपना अपना नेम प्लेट लगा लो और कोई किसी को धोखा देने का काम नहीं करेगा। ये नहीं होगा कि लिखा हुआ है ब्राह्मण ढाबा और जब QR कोड स्कैन किया जाता है तो फिरोज खान का नाम आ रहा है, ये कम से कम ना हो। ठीक है, तो अगर फिरोज खान की दुकान से कोई लेना चाहेगा तो उसमें रोक नहीं है, लेकिन जो जहां से खाना चाहेगा, जो जिसकी जो श्रद्धा है वो करेगा। फिलहाल आज हमारे पास चर्चा का इतना ही वक्त है। शेखर अय्यर जी बहुत शुक्रिया। शेखर अय्यर जी शुक्रिया। दुष्यंत जी आपका भी शुक्रिया। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, कर्नाटक की खींचतान की और कर्नाटक में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप की। सिद्धारमैया कैसे इस वक्त उससे हलकान है। कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक तनातनी के बीच सिद्धारमैया सरकार को वाल्मीकि सोसाइटी घोटाले में एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की सीबीआई से जांच का आदेश दिया है। अब तक सीबीआई को इस घोटाले से संबंधित खास अनियमितताओं की ही जांच की इजाजत थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब पूरे मामले की व्यापक जांच का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सीआईडी और एसआईटी को अब तक की जांच और कार्रवाई सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। जाहिर है सिद्धारमैया सरकार के दौरान हुई तमाम गड़बड़ियों और घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। पिछले महीने ईडी ने कथित वाल्मीकि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और कर्नाटक के 3 विधायकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब निगम के अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार और कई अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा किया था। इसी मामले में सिद्धारमैया सरकार के मंत्री बी नागेंद्र को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो अब ये मामला एक बार फिर से सामने आया है। और केरल बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। When finance department gave the permission, only then the money was transferred from Karnataka to Telangana. Those money was transferred to thousands of fake accounts. Money was withdrawn by unknown persons. The same money was spent in bar and liquor shops. Enforcement Directorate note clearly says this. So Chief Minister Siddaramaiah, who also holds the finance portfolio, is equally responsible. Hence, Bharatiya Janata Party, we had been demanding the resignation of Chief Minister in that matter. तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बी श्रीरामुलु ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हम पहले इसका फ्रॉड किधर होया? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये फ्रॉड होया। 187 करोड़ फाइनेंस डिपार्टमेंट पे निगम का, निगम से वो लोग बाहर लेकर पैसे लेकर मजा किया। बाद में इतना तो भी होने के बाद हम एक ही डिमांड करते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट सीएम साहब को भी है। सीएम साहब भी रिजन करना ही पड़ेगा। हम आगे भी इसको प्रोटेस्ट आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इधर मिडिल पे नहीं छोड़ेंगे, आगे लेके जाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता बेंगलुरु से ज्योति सीधे जुड़ रही हैं। ज्योति, कितनी मुश्किल है सिद्धारमैया सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि सिद्धारमैया की इस वाल्मीकि घोटाले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक तरफ वो विधायकों का जो मामला चल रहा है जहां पर उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के टसल आपस में ही मचा हुआ है, अब दूसरा ये मामला, कितनी मुश्किल में है सिद्धारमैया? निखिल जी, सिद्धरामैया गवर्नमेंट में एक के बाद एक हलचल शुरू हो रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे वाल्मीकि स्कैम को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट अभी एक निर्देशन दिया है कि सीबीआई प्रोब के लिए। अभी तक एसआईटी इस मामले में प्रोब कर रही थी। अभी हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं। ये तो बड़ा झटका है सिद्धरामैया सरकार के लिए। जून में इसी मामले को लेकर ईडी जांच भी की थी। बल्लारी के सांसद तुकाराम और 3 विधायकों के घर में भी छापेमारी की थी। सो ओवरऑल इस इंसिडेंट को अगर हम देखें तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पे सिद्धरामैया गवर्नमेंट में भी अभी लीडरशिप चेंज के बारे में भी बात हो रही है। और इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला अभी कर्नाटक में भी आए थे, विधायकों के साथ उन्होंने भी बातचीत की थी। और वहां पे एमएलए जो है कर्नाटक सरकार के खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें फंड नहीं मिल रही है। अभी इसके बाद, तुरंत इसके बाद वाल्मीकि कॉर्पोरेशन स्कैम का भी एक घोटाला ये क्या है, सिद्धरामैया सरकार को बहुत बड़ा झटका है। इसी मामले को लेकर बीजेपी लीडर्स बसनगौड़ा
पाटिल यत्नाल और अरविंद बेल्लद, लिंबावली, इन सब हाई कोर्ट में अपील किए थे कि इस मामले को एसआईटी जांच नहीं करना चाहिए, सीबीआई को इस मामले की जांच करने देना चाहिए। इसी के बाद में हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा निर्णय दिया है कि सीबीआई अभी इस सारे मामले को लेकर सीबीआई को अभी बहुत बड़ा पावर मिला है। सो एसआईटी शुड हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू सीबीआई। ठीक है ज्योति, एक बात और समझना चाहेंगे, ये वाल्मीकि जो घोटाला है पूरा, किस तरह से क्या है ये घोटाला और सिद्धारमैया को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इससे? 2024 में इस घोटाले के बारे में पता चला। उस वक्त उस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी चंद्रशेखर, उन्होंने सुसाइड करके वहां उस सुसाइड नोट में चंद्रशेखर कुछ मिनिस्टर्स के नाम बताए थे। उसी मामले को लेकर नागेंद्र जो एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिद्धरामैया कैसे है कि विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिस के बिना ये सब फंड एलोकेशन नहीं होता है, क्योंकि इस फंड है ना, एसटी डिपार्टमेंट के फंड्स है ना, बेल्लारी के इलेक्शन में भी इसका सब कुछ एलोकेशन यूज हो चुका है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो इसी के लिए नागेंद्र जी उन्होंने इस्तीफा दे चुका है। सो बीजेपी लीडर्स अभी एलिगेशन कर रहे हैं कि सिद्धरामैया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ही शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। जी ज्योति, एक चीज जब आप देख रही हैं कि वहां पर सारी सियासत इस वक्त सिद्धारमैया के खिलाफ हो रही है, बहुत सारा एक समर्थन जो है वो भी सिद्धारमैया के साथ रहता है। सिद्धारमैया खेमे के लोग या सिद्धारमैया का खुद इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? कोई जानकारी है इस विषय में? अभी रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली से अभी यहाँ पे कर्नाटक में आए हैं, विधायकों के साथ बात कर रहे हैं। वहां पे 2 कैंप हुए हैं, ये तो क्लियरली दिखाई देता है, डीकेशी कैंप और सिद्धरामैया के कैंप। सिद्धरामैया अभी वहां पे जो मामला चल रहा है, सिद्धरामैया शुड बी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इकबाल हुसैन डीकेशी कैंप के जो एमएलए है, और बहुत एमएलए की डिमांड है कि डीकेशी शुड बी कम टू द पावर। सिद्धरामैया अभी 2 साल सीएम बन चुके हैं, सो डीकेशी को एक चांस देना चाहिए। अभी बहुत टगल ऑफ वॉर हो चुका है। अभी बेंगलुरु में नंदी कैंप में वहां पे कैबिनेट मीटिंग भी हो रहा है। मे बी सिद्धरामैया इज फियरिंग इन लॉस ऑफ पावर, बिकॉज उन्होंने कह रहे कि अभी आगे 5 साल मैं ही सीएम रहूंगा, हम सब लोग इकट्ठे हैं, यूनिटी में है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है कि कांग्रेस में 2 कैंप तो हो चुका है, सिद्धरामैया के एक कैंप, डीकेशी के कैंप। डीकेशी के जो सपोर्टर्स है, दे वांट टू सी डीकेशी एज अ सीएम। जी बिल्कुल, और ये जो आपने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दी है, इसका आकलन हम चाहेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण इस वक्त कर्नाटक में है, और ख़ास तौर पर अब ये जो सामने आ गई है ये स्थिति वाल्मीकि घोटाले की, कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे टैकल करेंगे? आपको लग रहा है कि क्या ये एक जिसको कहते हैं फाइनल ब्लो सिद्धारमैया के लिए, क्योंकि वो जूझ रहे हैं, समर्थन जुटाना है उनको विधायकों का भी डीके शिवकुमार के अगेंस्ट में, और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार का ये जो आरोप है ये पहली बार नहीं लगा है। निखिल, आपको ज्योति ने बढ़िया एक्सप्लेन किया है उस घटना के बारे में। जो पार्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये वाल्मीकि सोसाइटी जो है निगम, वो कितना इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए। 25,000 करोड़ के लगभग उसमें उनके हैं एसेट, और उसमें सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनकी एक तरह से सोसाइटी है वाल्मीकि सोसाइटी। अब उसमें इंटरेस्टिंग ये था, जब ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की थी, कि आप ये बताइए कि उसमें 94 करोड़ रुपए का पहला घोटाला सामने आया था जी। उस 94 करोड़ घोटाले में ऐसा ये था उसमें कि वो जो अपॉइंट किया गया था बंदा, जो जिसको अकाउंटेंट कहा गया था, वो एक डम्मी था जी। और वो डम्मी जो था उसका नाम था, उसमें सतीश लिखा हुआ था, उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन वहाँ के पद्मनाभन थे डायरेक्टर, जो समय में हम लोग उस खबर को कर रहे थे, तब पता चला कि उसने एक डमी ऐसा नाम बनाया था जो बंदा को बैंक की अथॉरिटी थी, जबकि वो निगम का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं था जी। और वो इस तरह से सिफॉन्ड करता गया उसका पैसा और डिफरेंट अकाउंट में वो डालता गया। लगभग एक आदमी के वहाँ 50-50 फेक अकाउंट मिले, बैंकों में अकाउंट उनके खोले गए और करोड़ों रुपया जो था वो उसका सोसाइटी का वो सिफॉन्ड किया गया।
तो ये जब उसने एक सुसाइड किया और सुसाइड नोट में वो अधिकारी जो वहाँ के निगम के थे उन्होंने सुसाइड की, और सुसाइड नोट में जब अपने अधिकारी के जो सीनियर अधिकारी थे पद्मनाभ, उनके नाम देते हुए उन्होंने इसका नोट किया था जी, तब जाके जब बवाल मचा था तो मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। नागेंद्रन नाम था उनके मंत्री का। तो ये इतना बड़ा घोटाला है और उसमें जो हेरा फेरी है वो इसके तहत में है कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद है कि अगर आपको सिद्धारमैया का अब तक का सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है जी, तो ये घोटाले का रिकॉर्ड कौन लेगा, यही तो बीजेपी पूछ रही है जी। तो अब सवाल ये है कि इस घोटाले में अब सीबीआई के जांच आने पे एसआईटी और सीआईडी ने जितनी भी जांच की है उसकी सारी रिपोर्ट अब सीबीआई के पास आ गई है और सीबीआई इसका सिरे से जांच करना शुरू करेगी। यानी पूरे प्रोसेस पे सीबीआई अगर जांच करना शुरू होती है तो आप कह सकते हैं कि राज्य में आने वाले समय में एक बड़ा बवंडर होगा जिसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर कई चेहरे बेनकाब होंगे। जिस तरह से ज्योति ने वहां ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो दी है उससे जो आकलन सामने आता है तो जाहिर तौर पर सिद्धारमैया के लिए इस बार जो है कड़ी चुनौती है। कैसे उसका सामना करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले दिन देखने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका, विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।